नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की। आज हम बात करेंगे दुनिया के अजूबों के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से अजूबे दुनिया में हैं, कितने अजूबे हैं और कौन से नए अजूबे हैं और कौन से पुराने अजूबे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है और किस देश में आती है। आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, तो 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, जिनको क्लासिक 7 वंडर्स भी हम कहते हैं, प्राचीन विश्व के 7 अजूबे, जिसको मैंने इस वर्ल्ड मैप में हाईलाइट किया हुआ है। आप आसानी से इसको पॉज करके देख सकते हैं कौन सी किसकी पोजीशन कहां पर आती है। तो इसमें आते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, कोलोसस ऑफ रोड्स, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, मौजोलियम एट हेलिकार्नासस, स्टेच्यू ऑफ जीसस एट ओलंपिया ग्रीस, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ डायना। ओके, तो इनको एक एक को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। ये गीज़ा में आता है और ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े पत्थरों से बनी हुई ये एक चट्टान होती थी, जिसको मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया था। और इसके सामने, जस्ट सामने आप एक मनुष्य की फोटो देख पा रहे हैं, जिसका मतलब पीछे का शरीर पूरा पंछी जैसा है, शेर जैसा है, और इसका चेहरा मनुष्य जैसा है। तो ये बहुत बड़े पत्थरों को इनको ऐसे रखा कैसे गया है, यही तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजीज थी नहीं। और इसमें इजिप्ट के लोग, मतलब ये गीज़ा जो है इजिप्ट में आता है, तो यहाँ पर इसके अंदर लोगों को जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे, फेरोज होते थे, उनकी मम्मीज को यहाँ पर रखा जाता था। बेसिकली वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जब वहाँ के राजा या फेरोज मर जाते हैं तो फिर उनको कुछ कुछ मसाले वगैरह लगाकर उनको रखा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसा वो मानते थे। तो जिसके कारण बहुत सारे मसालों का प्रयोग करके मतलब बॉडी को रखा जाता था, मम्मीज़ को रखा जाता था, जिससे कि आज भी कई सारी मम्मीज़ को बहुत बढ़िया कंडीशन में मिली हैं। ओके, तो यह इजिप्ट के लोगों का मानना था। और ये जो आपको शेर जैसी जो आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं स्फिंक्स बोलते हैं, और ये एक माइथोलॉजिकल प्राणी है। माइथोलॉजिकल क्या होता है? माइथोलॉजिकल मतलब होता है जो कहीं सुनी बातें होती हैं, ऐसा मान्यता है, ना कि ये ऐसा हम मानते चले आ रहे हैं कि ऐसा होगा। ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ मान्यताएं, हमारी कुछ धारणाएं होती हैं। ओके, और ये एक रहस्यपूर्ण मनुष्य है, जिसका आगे का शरीर मनुष्य का है और पीछे का पूरा भाग शेर का है। ओके, और जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, ये मिस्र में है, इजिप्ट में है। और इसकी मॉडर्न लोकेशन कहाँ पर है? अभी रिसेंटली ये इजिप्ट में है, और वहाँ पर इजिप्ट की एक सिटी है कायरो, उसके पास ही गीज़ा है, ये यहाँ पर स्थित है। और ये बना कैसे था? फेरोज के आदेश, मतलब वहाँ के राजा के आदेश पर विशाल मकबरे के रूप में, मकबरे मतलब वही बॉडी को रखने के लिए रूप में निर्मित किया गया था इस पिरामिड को। और ये पिरामिड वहाँ के चौथे राजवंश जो मिस्र के थे, फेरोज खुफू के लिए बनाया गया था। खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। किसके लिए? वहाँ के मिस्र के जो राजा थे, फेरोज थे, खुफू, उनके मकबरे के लिए ये बनाया गया था, जिसे लगभग 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 27 वर्षों की अवधि के दौरान बनाया गया था। मतलब 26वीं सेंचुरी में ये बना था, और इसको बनाने में 27 साल लगे थे। और इसमें ये बना किस चीज़ का है? मुख्य रूप से ये चूना पत्थर, मोटार, और इसमें कुछ ग्रेनाइट का भी उपयोग हुआ है। और गीज़ा का महान पिरामिड जो है, गीज़ा पिरामिड परिसर का सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड है। ये मतलब सिर्फ एक पिरामिड नहीं था, इसके आसपास और भी मतलब 70 से 80 पिरामिड थे, जो कि लगभग टूट चुके हैं। और इनमें से एक यही पिरामिड है जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि आज भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, जो कि पुराने 7 अजूबों में से आज भी साबुत बचा हुआ है। और
ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। और इसको सबसे पहले हेरोडोटस ने अपने, जो कि एक ग्रीक राइटर थे, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता था, इन्होंने ही इसका उल्लेख 5th सेंचुरी बीसी में किया था कि ऐसा कुछ, मतलब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा करके उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया था कि ऐसा भी जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा महान है। ओके, तो ये था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। अब जान लेते हैं सेकंड, जो है हमारा कोलोसस ऑफ रोड्स, जो कि एक स्टैच्यू है, जो कि एक टापू पर बना हुआ है। और रोड्स का यह कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हेलियोस की एक मूर्ति है। जो ये इनका मानना ये है ग्रीक के लोगों का कि ये सूर्य देवता हेलियोस की एक मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसे रोड्स शहर में खड़ा किया गया था। मतलब रोड्स एक शहर है जिसे वहां पर खड़ा किया गया था 280 ईसा पूर्व में लिंडोस के चेरेस द्वारा इस नाम का ग्रीक द्वीप में खड़ा किया गया था 280 ईसा पूर्व। और ये प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण रोड शहर की एक सफल रक्षा का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इनका मानना था कि ये है ना, इस शहर की रक्षा करते हैं, जो ये सूर्य देवता है, रोड्स जिनकी ये मूर्ति लगाई हुई है, उन्हीं के लिए, उनके प्रतीक के लिए ही ये बनाई गई थी। और इसकी जो हाइट थी 33 मीटर थी, 108 फीट ऊंचा था और 226 ईसा पूर्व में भूकंप के कारण ये ढह गया। अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं और ये बचा नहीं हुआ है। अब आप इसको वहां पर जाकर देख नहीं सकते हैं। और अगला है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। मतलब हैंगिंग गार्डन मतलब ये झूलते हुए गार्डन नहीं है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये असली में नहीं है, ये इमेजिनरी पिक्चर्स हैं कि ऐसा रहा होगा कुछ। इसमें मतलब आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाग बगीचे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। और ये जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है, यूनानी संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक तो है ही, और इसे इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे मिट्टी की ईंटों से बना और एक बड़े हरे पहाड़ के सदृश पेड़ों, झाड़ियों और लताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं और छोटे छोटे पौधों भी हैं। और इस घर के अंदर ही, जो ये बिल्डिंग है उसके अंदर ही है। और ये कहाँ पर है? ये इराक के बाबिल प्रांत में है। और वर्तमान में ये कहाँ पर आता है? हिल्ला के निकट प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था, जो कि आज अगर आप देखना चाहे तो देख नहीं सकते, क्योंकि अब ये है नहीं। और ये अभी का जो प्रेजेंट इराक है ये वहाँ पर था। और हैंगिंग गार्डन का ग्रीक शब्द, जो हैंगिंग गार्डन का नाम है वो ग्रीक शब्द ओवर हैंगिंग से लिया गया था। और यह एक छत जैसे ऊंचे ढांचे पर लगाए जाने वाले पेड़ों को बताता है, संदर्भित करता है। और बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत रानी महारानियों के लिए बनाया गया था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अप्सराएं होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं, देख सकते हैं आप पिक्चर में, उनके लिए ही ये बनाया गया था। सुंदर राजकुमारियां हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इसके जस्ट पीछे आप बेबेल टावर देख पा रहे हैं। तो बेबेल टावर के बारे में जान लेते हैं। ये जो बेबेल टावर है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ईसा मसीह जी हैं और इनके कुछ अनुयायी इनके साथ हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहावतें हैं ईसाई धर्म में कि ये जो पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये अभी टूट चुकी है, अभी ये है नहीं। मगर इसके ये जो बिल्डिंग है, ये इस पर से आप स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा मान्यता है। और ईसाई धर्म के जो गुरु हैं ईसा मसीह जी, उन्होंने कहा था कि अगर सारे ही दुनिया के, मतलब जो पूरी दुनिया है वहाँ पर अगर लोग एक ही भाषा में बात करना स्टार्ट कर देंगे, सारे प्राणी, सारे लोग, तो फिर ये मैं डबल से इस बिल्डिंग को बना दूंगा और इससे लोग बाग स्वर्ग तक जा सकेंगे। तो ये भी एक कहावत है, ऐसा है कि नहीं ये हम कह नहीं सकते। अब जानते हैं लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और ये अलेक्जेंड्रिया में है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और इसको कभी कभी हम फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं।
और ये आप देख सकते हैं ये एक टावर था जो कि समुद्र, मतलब ये आप समुद्र के जस्ट साइड में ही एक टावर बना हुआ है जो कि काफ़ी हाइट का था, काफ़ी ऊंचा था, जो कि समुद्र पे नेविगेशन का कुछ काम करता था। तो टालेमी सेकंड फिलांड्रेस 280 से 247 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान प्राचीन मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य द्वारा ये लाइट हाउस निर्मित किया गया था। किसने बनाया था इसको? टॉलेमिक साम्राज्य द्वारा इसको बनाया गया था। और इसकी कुल हाइट है 100 मीटर के आसपास है ये, और प्राचीन दुनिया का ये अजूबों में से एक है, और कई शताब्दियों तक यह दुनिया के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंची निर्मित संरचनाओं में से एक था। मगर आज ये है नहीं, ये अलेक्जेंड्रिया में था। ये आप देख सकते हैं, ये अलेक्जेंड्रिया में था, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इसीलिए इसको कहा जाता है। अब सिर्फ इसके अवशेष हैं, और इसको 956 ईस्वी और 1323 के बीच 3 भूकंपों से बुरी तरीके से नष्ट हो गया, और यह तीसरा सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राचीन वंडर्स था, आश्चर्य था। और हेलिकार्नासस के मकबरे के बाद और गीजा के मौजूद महान पिरामिड के बाद ये लगभग 1480 के आसपास तक रहा था। और 2016 में मिस्र के प्राचीन काल के राज्य मंत्रालय ने प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के जलमग्न खंडहरों को एक पानी के नीचे संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई, जिसे फिरोज भी शामिल है। इसको अब क्या बनाया जा रहा है? एक संग्रहालय के रूप में इसको इमेजिनेशन के थ्रू इसको डबल से बनाया जा रहा है कि ये कैसा रहा होगा, फिर उसको म्यूजियम में हम कन्वर्ट करेंगे। और नेक्स्ट के अगले के बारे में जान लेते हैं, मौजोलियम एट हेलिकार्नेसिस। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भी एक 3D पेंटिंग आप देख पा रहे हैं। ये रियल में तो है नहीं, ये एक टॉम्ब है, मकबरा है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और ये प्राचीन यूनानी तुर्की हेलिकार्नेसिस मोजोलेसी 353 से 350 ईसा पूर्व के बीच हेलिकार्नेसिस वर्तमान बोड्रम तुर्की, जो कि अभी आप इसको तुर्की में इमेजिन कर सकते हैं, जो प्रेजेंट इसका सिचुएशन है वो तुर्की है, में मौलुसस के लिए बनाया गया एक मकबरा था। किसके लिए बनाया गया था? मौसोलस के लिए बनाया गया था, उनकी समाधि के लिए बनाया गया था। और ये लगभग 45 मीटर की हाइट का है, 145 फीट ऊंचाई की थी, और इसमें 4 भुजाओं को मूर्तिकला से रूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया था। और ये मकबरे को एक इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था कि वो प्राचीन अजूबों में शामिल था। और ये 12वीं से 15वीं शताब्दी तक लगातार इसमें भूकंप आए, तो जिसके कारण ये नष्ट हो गया। अब इसके अवशेष ही हैं, रून्स हैं। अब ये आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ आप इसको 3D इमेजिनेशन के थ्रू ही इसको बनाया गया है, कहावतों के ऊपर कि कैसा ये दिखता था, आप ये देख सकते हैं। अगला है स्टेच्यू ऑफ जीसस एट ओलंपिया ग्रीस। यहाँ पर जीसस एक बहुत बड़े अपने जो सिंहासन है उस पर बैठे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है? ओलंपिया में जीसस की मूर्ति लगभग 12.4 मीटर 41 फीट लंबी एक विशाल बैठी हुई आकृति है। जैसा आप देख सकते हैं ये बैठी हुई आकृति है, और ग्रीक मूर्तिकार फिडियास द्वारा बनाई गई थी लगभग 435 ईसा पूर्व ओलंपिया में, और ग्रीस के अभ्यारण्य में बनाई गई थी। ग्रीस का जो अभ्यारण्य था वहां पर बनाई गई थी, और यह जीसस के मंदिर में खड़ी की गई थी। जीसस का जो मंदिर था ये वहां पर खड़ी की गई थी। देख सकते हैं आप लोग बाग कुछ उसके नीचे पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और ये जीसस प्राचीन यूनानी धर्म में आकाश और वज्र देवता थे। ये भी प्राचीन टाइम में आकाश और वज्र के देवता थे, जिन्होंने माउंट ओलंपिया के देवताओं के राजा के रूप में शासन किया था। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि हाथीदार प्लेटें और लकड़ी के ढांचे पर सोने और पैनलों की एक गुलदाऊ की मूर्ति पर बैठे हैं, जिस पर
जो कि आप ये देख सकते हैं, इस पर एक सिंहासन है जो कि जिसमें क्या सोने के बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये इसमें हाथी दांत भी लगा हुआ है और इसमें आबनूस लगा है, सोने और कीमती पत्थरों से अलंकृत है। और यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था और 5वीं शताब्दी की ईस्वी के दौरान मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई और नष्ट हो गई। अब केवल इसको हम कहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन ग्रीक का जो सिक्के हैं वहाँ पर ही इसका वर्णन मिलता है, निरूपण मिलता है। वहीं पर सिर्फ अब इनको देख सकते हैं, अब इनका अवशेष भी नहीं बचे हैं। ओके, तो अगले के बारे में जान लेते हैं, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, और इसको टेम्पल ऑफ डायना भी कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये कितना खूबसूरत था। इसको 3D कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको बनाया गया है और इसमें देख सकते हैं चारों साइड इसके पिलर्स ही पिलर्स हैं और अंदर एक एज अ टेम्पल है, टेम्पल ऑफ डायना है। और तो ये किसका मंदिर है, देवी आर्टेमिस के एक प्राचीन स्थानीय रूप को समर्पित ग्रीक मंदिर है। एक रोमन देवी डायना से जुड़ा हुआ है। डायना का है, यह इफुसुस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इफुसुस में स्थित है। वर्तमान में जहाँ पर टर्की है वहाँ पर ही है। और यह पूरी तरीके से 2 बार पूरी तरीके से बनाया गया। एक बार विनाशकारी बाढ़ से ढह गया और उसके बाद आगजनी, वहाँ पर आग लग गई थी तो उससे ये खत्म हो गया। और अंतिम रूप में प्राचीन विश्व के ये 7 आश्चर्यों में से एक था। मतलब इतनी खूबसूरत था कि इसको प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक तो माना ही जाता है। और इसको लगभग 401 ईस्वी तक इसे बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया था। और इस मंदिर का जो स्थल है वहाँ पर सिर्फ केवल इसकी नींव और टुकड़े ही बचे हुए हैं। तो ये थे हमारे एंशिएंट वंडर्स जिनके बारे में अभी हमने बताया, बात करी। अब हम जान लेते हैं 7 न्यू वंडर्स के बारे में। 7 नए वंडर्स कौन से हमारे इसमें आते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा आता है, कोलोजम आता है और चिंचन इट्जा आता है, माचू पिचू आता है और ताजमहल, क्राइस्ट द रिडीमर का जो स्टेचू है वो भी आता है। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे नए वंडर्स हैं। आपको इनका सभी का नाम याद होना चाहिए और कहाँ पर ये स्थित है और इसकी विशेषता क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यह मैप है जिसमें आप डार्क नीले कलर से आप देख सकते हैं कि मैंने उस कंट्री को हाईलाइट किया है कि वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। और उसमें डॉट रखा हुआ है मैंने रेड कलर से कि कौन सा जो स्टैच्यू है, मतलब कौन सा जो वंडर है वो कहाँ पर स्थित है, आप इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दीवार है। ये ऊपर से पिक्चर ली गई है, ड्रोन के थ्रू ली गई है। देख सकते हैं आप, ये एक जिगजैग रूप में बहुत बड़ी दीवार है। लगभग इसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर है और ये चीन की महान दीवार है। इसका यूज किलेबंदी के रूप में किया जाता था। और ये जो वहाँ से मतलब यूरेशिया से घुसपैठिए आते थे, कुछ जनजातियाँ थी जो घुस आती थी, जो घास के मैदान थे मंगोलिया और रशिया के, वहाँ से ये लोग चाइना में एंटर करते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए ही ये बनाया गया था। यूरेशिया से क्यों आते थे, क्योंकि जो रशिया और एशिया दोनों, वहाँ से लोग बाग चाइना में एंट्री करते थे। चाइना तो हमारा एशिया में ही है, रशिया भी एशिया में ही आता है, उसका आधा पोर्शन, और आधा पोर्शन यूरोप में आता है। तो वो वहाँ से जो लोग एंट्री करते थे चाइना में, उनसे सुरक्षा के लिए ही ये दीवार का निर्माण किया गया था बेसिक रूप से। और इसको बनवाया लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। और इसको चीन के पहले सम्राट किनशी हुआंग ने 220 से 206 ईसा पूर्व इसको बनाना लगभग स्टार्ट किया था। और इसको फिर एक एक के बाद एक जो भी राजा महाराजा वहां पर आते गए, इस दीवार का रख रखाव करते गए और इसको बनवाते गए। और इस दीवार का जो यूज था, उपयोग था, रक्षा के लिए तो था ही, और साथ में वहां पर सीमा नियंत्रण के लिए कि यहां तक चाइना की बाउंड्री लगती है, और सिल्क रोड के रूप में भी किया जाता था। और जो वहाँ पर शुल्क लगाने की अनुमति भी थी कि वहाँ से जो भी जाएगा उस दीवार से, क्योंकि ये परिवहन के लिए, व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ करती थी, तो उस पर शुल्क भी लगाते थे। जो इस दीवार का यूज़ करेगा वो शुल्क देगा, टैक्स भी
देगा तो इसमें भी उनका फायदा चाइना वालों का होने लगा था। और इस दीवार का उपयोग वॉच टावरों के रूप में, सैन्य बंकरों के रूप में, बैकरों के रूप में और गैरिसन स्टेशनों के रूप में, धुआं एवं आग के माध्यम से सिग्नल भेजने के रूप में भी किया जाता था बाद में। और ये महान दीवार का मार्ग परिवहन गलियारे के रूप में भी करता ही था, मतलब आने जाने के लिए। और सामूहिक रूप से वे पूर्व में लियाओडोंग से पश्चिम में लोप झील तक, उत्तर में वर्तमान चीनी रूस सीमा तक और दक्षिण में ताओ नदी तक ये फैले हुए थे। और इनकी जो लंबाई थी लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास थे, जो कि आज महान दीवार के रक्षात्मक प्रणाली और जो चाइना की बेहतरीन वास्तुशिल्प कला है उसको ये दर्शाता है। ये आप मैप में देख सकते हैं कि जो ऊपर साइड है मंगोलिया और रशिया, तो यहीं से जो घुसपैठिए घुस आते थे चाइना में, उनसे ही सुरक्षा के लिए जो रेड कलर की लाइन है वो चाइना की दीवार है, मगर ये सीधी नहीं है, ये जिगजैग रूप में है। ये 20,000 किलोमीटर के आसपास बनी हुई है, तो आप इसमें डिटेल में देख रहे हैं। ओके, तो ये दीवार कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो अगले के बारे में जानते हैं, पेट्रा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पेट्रा आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये अलग से इसको बनाया नहीं गया, ये चट्टाने ही है, उसके अंदर ही कटाई करके इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पर आता है ये आप मैप में देख सकते हैं। जो पेट्रा जो शहर है वो जॉर्डन में आता है, जॉर्डन जो कंट्री है ये वहाँ पर ही आता है पेट्रा। आप ये सेकेंड पिक्चर में जो डॉट रखा हुआ है वहाँ पर पेट्रा है, अब वहाँ पर पेट्रा है और ये पूरा जॉर्डन कंट्री है। तो ये जो जॉर्डन आता है रेड सी और डेड सी के बीच का जो एरिया है, नीचे रेड सी आप देख पा रहे हैं, ऊपर जो एक डॉट सा दिख रहा है वहाँ पर डेड सी है। इन दोनों के जो बीच का एरिया है उसको ही हम वहाँ पर ही पेट्रा शहर है, आप यहाँ पर डिटेल में देख पाएंगे। जैसे नीचे सबसे नीचे जो है अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा है, और सबसे ऊपर जो है डेड सी है, और जो बीच में इसके जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं पेट्रा। इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रा। ओके, तो क्लियर हुआ आपका। ये जो पेट्रा शहर है ये गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी, जो रेड सी है, इसी में दो ब्रांचेज आती हैं, एक गल्फ ऑफ अकाबा है, ओके, और ऊपर डेड सी है। इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो क्या है? पेट्रा है, जॉर्डन में है। पेट्रा एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है जो कि दक्षिण जॉर्डन में है, जबल अल मदबाह के पहाड़ से सटा हुआ है, जो कि पहाड़ों से घिरे एक बेसिन के रूप में है। और ये जैसे मैंने बताया मृत सागर और अकाबा की खाड़ी के बीच का हिस्सा है, और इसका जो निर्माण था 7000 ईसा पूर्व में बसाया गया था। और नबातिया शायद ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने राज्य की राजधानी था, नबातिया की राजधानी था। और पुरातात्विक कार्य ने केवल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन की उपस्थिति के प्रमाण भी खोज लिए हैं। 2री शताब्दी तक ये नबातियन यहाँ पर थे। उस समय तक पेट्रा उसकी राजधानी बन गई थी, और नबातियन घुमंत हुआ करते थे, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो यहाँ से वहाँ विचरण किया करते थे, जिन्होंने पेट्रा को एक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करके धूप व्यापार मार्गों से निकटता में प्रवेश किया था, निवेश किया था। मतलब इसको एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। तो आप ये देख पा रहे हैं पेट्रा कितना खूबसूरत है। बेसिकली यहाँ पर चट्टाने ही चट्टाने हैं, मगर वो बहुत खूबसूरत चट्टाने भी हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये भी वहीं पर है पेट्रा में, जो कि एक ऑडिटोरियम टाइप का है कुछ, जहाँ पर लोग बाग बैठा करते थे, वहाँ पर कुछ फंक्शन प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था। और ये देखिए पेट्रा शहर कितना खूबसूरत है, ये पूरा पेट्रा शहर ही है। ओके, तो अब अगले के बारे में जान लेते हैं, ताजमहल।
ताजमहल जो कि हमारे प्यारे भारत में है, ताजमहल जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। और ये जो ताजमहल है बेगम मुमताज महल और शाहजहां का आज मकबरा है, यहाँ पर रखा हुआ है। ताजमहल एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है जो कि भारत के शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको बनवाना आरंभ किया था, जो कि 1628 से 1658 तक इसका काम चला था। और उन्होंने अपनी पत्नी की याद मुमताज महल की कब्र के लिए इसको बनवाया था। और इसमें अब प्रेजेंट में शाहजहां का मकबरा भी दोनों साथ में ही रखा हुआ है। मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये भारत में आपको भी कभी ना कभी एक बार जाना चाहिए। और ये जो मकबरा है 17 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। और इसमें एक मस्जिद है और एक गेस्ट हाउस भी है। और इसमें आसपास चारों साइड ही बगीचे, बाग बगीचे हैं। और आप इसमें जो हमारे मुगलों की आर्किटेक्ट था उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी कारीगरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। और मकबरे का निर्माण जो था, निर्माण 1643 ईस्वी के पूर्व में किया गया था। लेकिन इसको मतलब इस परियोजना को लगभग 10 साल और एक्सटेंड किया गया, तब जाके कहीं ये ताजमहल बन पाया था। और इसको बनाने में लगभग 32 मिलियन, जो कि आज के 70 बिलियन रुपए के बराबर है, 956 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया गया था। और इसको बनाने में सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था, जिन्होंने रेड फोर्ट जो हमारा लाल किला है उसको भी इन्होंने ही बनाया था। और इसको बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। और आपको एक कहावत तो पता ही होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद जिन कारीगरों ने ताजमहल बनवाया था उनके हाथों को कटवा दिया था और कहा था कि दूसरा ताजमहल ऐसा ना बन पाए, जिस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। और ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहन और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप में इसको मार्क किया गया था। और यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी इसको नामांकित किया गया था। इसको कहा गया था 1983 में कि अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देना चाहिए यूनेस्को की। और इसको 2007 में विश्व की धरोहर तो बनाया ही गया और इसको 7 अजूबों में भी घोषित कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पीछे साइड से इमेज है यमुना नदी साइड से, कितना सुंदर है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और अगला है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि एक स्टैच्यू है, ब्राज़ील में है। और यहीं पर ब्राज़ील में रियो गेम्स भी हुए थे, रियो ओलंपिक गेम्स भी 2016 के हुए थे। तो ये क्या है, एक स्टैच्यू है, बहुत ही खूबसूरत स्टैच्यू है और ईसा मसीह का है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में है। और ये जीसस क्राइस्ट की एक आर्ट डेको प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है ये? आर्ट डेको प्रतिमा है। और इसको 1922 और 1931 के बीच में निर्मित किया गया है। और ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और 8 मीटर पेस्डाडल को छोड़कर, जो नीचे का जो बेस है उसको छोड़कर, उसका जो बेस है वो 8 मीटर का है। और जो प्रतिमा है पूरी वो 30 मीटर की है। और इसकी जो भुजाएं हैं, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ दोनों को मिलाकर ये 28 मीटर की है। और यह रियो डी जेनेरियो शहर की ओर मुख किए हुए तिबुजा वन राष्ट्रीय उद्यान में, कहां पर है ये? तिजुका वन राष्ट्रीय उद्यान में 700 मीटर कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। और ये दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रतीक भी है और ये बहुत खूबसूरत भी है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। और ये पूरे रियो डी जेनेरियो शहर की तरफ ये हाथ बाहों को फैलाए हुए है ये मूर्ति। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
अगला है माचू पिचू। माचू पिचू भी एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर हुआ करता था एक जमाने में। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर हुआ करता था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर हर चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया था। अपने डिज़ाइन के लिए ये बेसिकली जाना जाता है, मगर ये अब बहुत सारा टूट चुका है। अब लगभग अवशेष ही है और कुछ ही है। और जो माचू पिचू है इसको 15वीं सदी का इंका गढ़ कहते हैं, जो कि दक्षिण पेरू में है। कहाँ पर ये? पेरू में है। दक्षिण पेरू के पूर्वी कॉर्डिलेरा में 2430 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। मतलब ये भी एक आश्चर्य की बात है कि मतलब इतनी ऊंचाई पर वैसे भी संसाधनों की कमी होती है, तो उन्होंने यहाँ पर एक शहर का निर्माण कैसे कर दिया। माचू पिचू शहर का निर्माण मतलब उन्होंने कैसे इसको यहाँ पर कर दिया। उनको मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते थे। और ये भी बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाली जगह है। और यह पवित्र घाटी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर? ये जहाँ पर बना हुआ है ये एक बहुत ही पवित्र घाटी है। उरुबाम्बा प्रांत के भीतर माचू पिचू जिले में स्थित है, जो कि कुकजो से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये उरुबाम्बा नदी इसके निचले भाग में बहती है, क्योंकि ये जो है उरुबाम्बा प्रांत में ही है, तो इसके जस्ट नीचे से उरुबाम्बा नदी बहती है और कॉर्डिलेरा से काटती है। और ये एक उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जलवायु है और ये एक घाटी का निर्माण भी करती है। तो ये आप देखिए, माचू पिचू का निर्माण इनका सम्राट की पचकुटी ने करवाया था। किसने करवाया था? इनका जो सम्राट है पचकुटी, उन्होंने लगभग 1438 से 1472 के आसपास अपनी संपत्ति के रूप में करवाया था। ये उनकी पर्सनल धरोहर थी। जैसे आज कोई अपना घर बनवाता है, उसी तरीके से कोई अगर सोसाइटी खुद के लिए खुद के पैसों से बनाता है, उसको अगर ना बेचे दूसरों को, तो उसका वो खुद का हुआ। उसी तरीके से इसको किसने बनवाया था? सम्राट पचकुटी ने बनवाया था। ओके, अपने ही संपत्ति के लिए। और अक्सर इसको क्या कहा जाता है? इंकासा का खोया शहर। गलती मतलब इतने ऊपर पे शहर बना दिया, इसको एक गलती के रूप में माना जाता है, जो कि इंकासा का खोया शहर के रूप में जाना जाता है। और ये इंका सभ्यता के सबसे परिचित प्रतीक है। इसमें इंका सभ्यता की आपको झलक दिख जाती है। और इंकासा ने इसको 14 से 50 के आसपास संपत्ति का निर्माण किया, लेकिन एक सदी के बाद स्पेनिश विजय के इसे छोड़ दिया। स्पेन की जब यहाँ पर जीत हुई तो इसको इनको छोड़ना पड़ा माचू पिचू को। अगला है चिंचा इट्जा, जो कि एक पिरामिड है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पिरामिड है। और ये जो चिंचा इट्जा है ये एक टर्मिनल क्लासिक काल में माया लोगों द्वारा बनवाया गया। ये आप इसमें जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये ड्रोन से ली गई है। इसको माया लोगों द्वारा बनवाया गया था और ये एक बड़ा पूर्व कोलंबियाई शहर था। मतलब ये बहुत बड़ा शहर था और जिसको क्या है, पुरातत्व स्थल टिनम नगर पालिका युकाटन राज्य मैक्सिको में स्थित है। आज अगर आप इसको देखने जाएंगे तो ये कहाँ पर है? मैक्सिको में आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत है और ये एक पिरामिड है। और यहाँ पर आसपास आपको ये मतलब टेम्पल्स भी दिख जाएंगे। टेम्पल्स ऑफ 1000 वॉरियर्स, जो कि 1000 योद्धाओं का मंदिर है, उसके जस्ट आसपास ही मिल जाएंगे पिरामिड के। और इसमें जो 1000 पिलर भी बने हुए हैं, जो कि योद्धा जो कि वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनका वो प्रतीक है। ये उनका ये प्रतीक है। ये पिलर्स उनकी शौर्य, वीरता और उनकी गाथाओं को हमेशा ही ये बयान करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगला है कोलोजियम, जो कि कोलिजियम है, जो कि इटली में है। कोलिजियम भी एक ऑडिटोरियम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका लगभग आधा पोर्शन आज नष्ट हो चुका है, आधा ही शेष अवशेष बचे हुए हैं, जो कि कोलिजियम इटली शहर में जो कि केंद्र में स्थित है और एक अंडाकार एम्फी थिएटर है। और यह अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन एम्फी थिएटर है और अपनी उम्र के बावजूद आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग एम्फी थिएटर है, मतलब जो आज भी खड़ा है। और इसका निर्माण लगभग 72 ईस्वी पूर्व में सम्राट वेस्पासियन के तहत शुरू हुआ था और
80 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी टाइटस के तहत पूरा हुआ था। इसको शुरू किसने करवाया था? सम्राट वेस्पासियन ने, और 72 ईस्वी में, और इसको टाइटस ने पूरा करवाया 80 ईस्वी में इसको पूरा करवाया था लगभग। और जो ये कॉलिजियम है इसको किससे बनाया गया था? ट्रेवेंटीन चूना पत्थर, टफ और ईंट से बने कंक्रीट से ये बना है। और ये कोलोजियम अपने इतिहास के टाइम पर भी ये लगभग 50 से 80 हजार लोगों को, दर्शकों को ये बिठाने की क्षमता रखता है, जिसमें लगभग 65,000 औसत दर्शक वहाँ पर बैठ के वहाँ पर देख सकते थे। दर्शक वहाँ पर बैठकर कुछ जो भी वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसका आनंद ले सकते थे। वहाँ पर क्या होता था? ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताएं और जानवरों के शिकार, निष्पादन, पुनः प्रसिद्ध योद्धाओं के अधिनियमन और रोमन पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक, और संक्षेप में समुद्री योद्धाओं का यहाँ पर क्या किया जाता था? मजे लिए जाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन किया जाता था। यहाँ पर राजा बैठते थे और उनके साथ में बहुत सारी प्रजा बैठती थी, और यहाँ पर मनोरंजन का कार्यक्रम किया जाता था। और तो ये थे सातों के सातों न्यू वंडर्स थे। अब तो मैंने नए वंडर्स भी आपको बता दिए, पुराने वंडर्स भी बता दिए। अब कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि कुछ स्ट्रक्चर जो कि इम्पोर्टेंट है, एक दो के बारे में जान लेते हैं। ये वंडर्स नहीं है पर फिर भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की झुकती मीनार, जो कि इतावली शहर के गिरजाघर का एक कैपिनल या फिर फ्री स्टैंडिंग घंटी टावर है। और पीसा का जो दुनिया भर में अपने 4 डिग्री, ये कितना झुका हुआ है? 4 डिग्री दुबलेपन के लिए जाना जाता है। और ये अस्थिर नींव का परिणाम है। वहां पर प्रॉपर तरीके से नींव नहीं रखी गई थी जब इसको बनाया गया था, जिस कारण ही ये झुक गई है मीनार। और ये टावर की ऊंचाई कितनी है? 55.86 मीटर, 55.86 मीटर है। और ये 12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था नरम जमीन पर, तभी ये झुक गया। एक साइड झुक गया, नरम जमीन थी, वहां का बेस अच्छा नहीं था, जो संरचना के वजन का ठीक से समर्थन नहीं कर सका। और यह 14वीं शताब्दी में निर्माण इसका पूरा होने के कारण ये क्या हो गई? खराब हो गई, झुक गई। और 1990 तक ये इसका जो झुकाव था 51/2 डिग्री 51/2 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसको 93 से 2001 के बीच में, मतलब इसको थोड़ा सा इस पर पुनर्निर्माण कराया गया। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सुधार किया गया कि इसको जो ज़्यादा ये डिग्री झुका हुआ है तो कहीं ये गिर ना जाए, इसको घटाकर 3.97 कर दिया गया है, जिससे हम इसको अब 4 डिग्री झुका हुआ मीनार कहते हैं। तो ये आप एक बार पिक्चर इसकी देख लीजिए। ये जमीन से 4 डिग्री झुकी हुई है मीनार है। ओके, बहुत ही खूबसूरत है और ये पीसा में स्थित है। अब जान लेते हैं स्टोनहेंज इंग्लैंड यूके के बारे में। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और उनके ऊपर भी पत्थर रखे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हम स्टोनहेंज बोलते हैं, जो कि इंग्लैंड यूके यूनाइटेड किंगडम में है। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में सैलिसबरी मैदान पर एक प्रागैतिहासिक स्मारक है और इसमें खड़ी सरसेन पत्थरों की एक बाहर अनूठी आपको संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो भी पत्थर है उनकी जो लगभग ऊंचाई है 13 फीट है, 13 फीट है और 7 फीट ऊंचा है। और आपको ये 13 फीट ऊंचा मिलेगा और 7 फीट चौड़ा मिलेगा। और इसका जो वजन है लगभग 25 टन है। और ये आपको हॉरिजेंटल पत्थर के ऊपर पत्थर और उनके ऊपर भी पत्थर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये यूके की जो वहाँ की संस्कृति है उसका एक बहुत ही बेजोड़ नगीना आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसको लगभग 1986 के आसपास इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में
जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। देख लीजिए आप, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कमाल की बात है कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, तो इन पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक रखा गया। ये पिक्चर्स में इतने बड़े, असली में तो ये और भी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये था आज का लेक्चर वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, नए और पुराने के बारे में। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये डिटेल्स भी उनको मिल पाए। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि हमारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, हिमालय की चोटी। ओके, तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।